ड्रामे का प्लॉट 2010 में जियांगत्यांग सिटी में दिखाते हैं, जहां एक आदमी बहुत अजीब सा बिहेव करते हुए एक भीड़ भाड़ वाले सबवे में जाता है और उसके पास एक बहुत बड़ा सूटकेस होता है जिसे वो मुश्किल से खींचकर अपने साथ ले जा रहा होता है। गार्ड उसके पास सूटकेस देखकर उसे चेकिंग के लिए कहता है, लेकिन वो चेकिंग कराने से मना कर देता है और गार्ड को धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। आगे उसे और सिक्योरिटी घेर लेती है। अपने आप को घिरा हुआ देखकर वो अपनी पॉकेट में से एक रिमोट निकालता है और कहता है कि उसके पास इस सूटकेस में बॉम्ब है। अगर कोई उसके पास आया तो वो इस रिमोट का बटन दबा देगा और इसमें रखा बॉम्ब की बात सुनकर वहां अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद वहां और पुलिस फोर्स, मीडिया और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के लोग पहुंच जाते हैं, जिसकी हेड कैप्टन रेन ह्यूटिंग होती है। वो क्रिमिनल से बात करने के लिए अंदर सबवे में जाती है। अंदर जाकर वो किसी तरह सिचुएशन को संभालती है और उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है। जब बॉम्ब स्क्वाड सूटकेस को खोलकर देखता है तो उसमें बॉम्ब की जगह एक आदमी की लाश होती है और वहां मौजूद सभी लोग हैरत में रह जाते हैं कि इस आदमी ने तो कहा था कि इस सूटकेस में बॉम्ब है और इसमें तो एक आदमी की लाश है। आगे इंटेरोगेशन करने पर पता चलता है कि उस आदमी का नाम ज़ेंग चाओ है और वो पेशे से वकील है। वो पिछले 10 सालों से अपनी एक लॉ फर्म चलाता है और उससे पहले वो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था, लेकिन वहाँ वो अपनी एक फीमेल स्टूडेंट से प्यार करने लगा था, जिसके बाद उसने अपनी जॉब छोड़कर लॉयर का प्रोफेशन चुन लिया था और उसने अपने लॉ फर्म में लगभग 1116 केस लड़े थे और बस वो सिर्फ एक ही केस हारा था, जो उसके एक एक्स स्टूडेंट जियांग यांग का था। ये वही शख्स था जिसकी लाश उसके पास से सूटकेस में मिली थी। वो आगे बताता है कि वो जियांग यांग को नहीं मारना चाहता था, मगर उन दोनों के बीच पैसों को लेकर लड़ाई हुई और बात इतनी बढ़ गई कि उसने एक रखे हुए तार को लेकर उसका गला दबाकर मर्डर कर दिया। पुलिस ज़ेंग चाओ को लेकर उसके घर जाती है ताकि वो उस तार को ढूंढ सके। वो उस तार को ढूंढ लेते हैं और फोरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट में ये क्लियर हो जाता है कि ज़ेंग चाओ के फिंगरप्रिंट उस वायर पर मौजूद थे और जियांग यांग के गले पर भी उसी वायर के निशान मौजूद थे। ज़ेंग चाओ बिना किसी हेजिटेशन के खुद को ही मर्डरर कबूल कर लेता है और सारे एविडेंस से भी ये बात प्रूफ हो जाती है कि ज़ेंग चाओ ने ही मर्डर किया था। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ज़ेंग चाओ को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाता है, जहां सज़ा मिलने से ठीक पहले ज़ेंग चाओ खुद को इनोसेंट बताता है और कहता है कि उसने किसी का भी मर्डर नहीं किया है। वो आगे कहता है कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन वो इस शहर में भी मौजूद नहीं था। इसके बाद ये केस एकदम पलट जाता है और इस केस की नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब ये केस काफ़ी उलझा हुआ लग रहा था। इन्वेस्टिगेटिंग टीम के सीनियर उस टीम में कैप्टन येन को शामिल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे और वो बहुत गहराई से कोई भी केस सॉल्व करते थे। इन्वेस्टिगेटिंग टीम में शामिल होने के बाद कैप्टन येन ज़ेंग चाओ से पूछताछ करते हैं, जिस पर ज़ेंग चाओ उन्हें बताता है कि उसे पूरा यकीन था कि वो इस केस को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और जो कातिल है वो उसे ढूंढ निकालेंगे और बेगुनाह है, जिसको वो साबित कर ही देंगे। तो वो बताता है कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन वो इस शहर में था भी नहीं और वो बहुत डर गया था, इसलिए उसने ये सब किया कि लाश को लेकर सबवे में चला गया और उसने बम की झूठी अफवाह उड़ा दी। वो आगे कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि वो उसको केस को ज़रूर सॉल्व करेंगे और जो मर्डरर है उसका ज़रूर पता लगा लेंगे। वो आगे कहता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए उनके पास 24 दिन का टाइम है। अगर वो इस टाइम पीरियड में केस को सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, वरना 24वें दिन सच सबके सामने खुद ब खुद ही आ जाएगा। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम आगे तफ्तीश कर ही रही होती है कि इसी बीच जियांगतांग इवनिंग न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ज़ेंग उनके पास एक एनवलप लेकर आती है,
जिसमें एक फटा हुआ फोटो होता है और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि इस फोटो के कुल 9 पीस हैं और ये पहला पीस है उस फोटो का। वो इसे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर पब्लिश करें और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो शहर में जगह जगह धमाके होंगे और बेगुनाह लोगों के मरने के जिम्मेदार वो खुद होंगे। उस लेटर में आगे लिखा होता है कि इस फोटो के बाकी पीस उन्हें हर तीसरे दिन मिलते रहेंगे और उन्हें इन फोटो को अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर पब्लिश कराना होगा और आगे आने वाले 24 दिनों में इस बात का खुलासा हो जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। 24 दिनों की बात सुनकर यैन को एकदम क्लिक होता है कि 24 दिन की ही बात ज़ैंग चाओ ने भी कही थी। तो उसे लगता है कि हो ना हो इस लेटर का कनेक्शन ज़रूर ज़ैंग चाओ और उस मर्डर से है। कैप्टन यांग उस रिपोर्टर से कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उस फोटो के पीस को पब्लिश करें। कैप्टन यांग आगे कहता है कि वो ऐसा इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि वो एनवलप भेजने वाले को यकीन दिला सके कि वो लोग उसके ही मुताबिक काम कर रहे हैं और जिससे उस एनवलप भेजने वाले आदमी को पकड़ा जा सके। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए अब कैप्टन यांग उस आदमी के बारे में पता करने की कोशिश करता है जिसका मर्डर हुआ था और जिसका नाम जियांग यांग था। इसके बाद कैप्टन यांग रिकॉर्ड रूम में रखे हुए जियांग यांग के सामान की तलाशी लेता है जिससे कि कोई सुराग मिल सके। वो उसकी चीज़ों को खोल के देखता है जिसमें हो गुइपिंग नाम के आदमी की आईडी मिलती है। हो गुइपिंग के बारे में पता करने पर पता चलता है कि उसकी मौत 2000 में हो चुकी है। जियांग यांग के बारे में आगे पता करने के लिए कैप्टन यांग उस रिपोर्टर को बुलाता है जिसका नाम ज़ैंग होता है क्योंकि कुछ टाइम पहले जिस केस की इन्वेस्टिगेशन जियांग यांग कर रहा था उस केस को यही रिपोर्टर कवर कर रही थी। उससे बात करने पर पता चलता है कि 2003 में जियांग यांग ने अपनी ग्रेजुएशन लॉ में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद वो एक वकील के तौर पर काम करने लगा था और आगे एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान वो एक केस में फंस गया और उसे 2 साल की सज़ा हुई। 2 साल की सज़ा काटने के बाद जब वो जेल से बाहर निकला उसके बाद उसने अपनी नौकरी अपना सब कुछ खो दिया। फिर उसने एक मोबाइल रिपेयर करने की शॉप खोल ली। कैप्टन यैन उस रिपोर्टर से उस केस के बारे में बात करते हैं तो वो कहती है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वू आइकी से मिले। कैप्टन रेन और कैप्टन यांग वू आइकी से बात करने के लिए उसके घर जाते हैं जहां वू आइकी बताती है कि जियांग एक बहुत अच्छा इंसान था और वो लोगों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था। उन दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन अचानक से सब कुछ एकदम बदल गया। अब स्टोरी फ्लैशबैक में 2003 में जाती है और वो आइकी आगे बताती है कि एक दिन जियांग के पास उसकी एक क्लासमेट ली जिंग का कॉल आता है और जियांग उससे मिलने जाता है जहां वो हो गुइपिंग के केस के बारे में जियांग से बात करती है और बताती है कि हो गुइपिंग ने सुसाइड नहीं किया था। पुलिस ने हो गुइपिंग के खिलाफ जो चार्जेस लगाए थे उनमें कहा गया था कि हो गुइपिंग ने अपनी एक स्टूडेंट के साथ पहले रेप किया और फिर उसने सुसाइड कर लिया और उसकी मौत डूबने से हुई है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती। उसे लगता है कि हो गुइपिंग को किसी केस में फंसाया गया है और उसने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर किया गया है। वो जियांग से उसकी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जियांग कहता है कि वो उसकी मदद कैसे कर सकता है, अभी उसने प्रैक्टिस कुछ ही दिन पहले स्टार्ट की है और इस केस को क्लोज हुए 3 साल हो चुके हैं। वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ली जिंग की रिक्वेस्ट करने पर जियांग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। जियांग हो गुइपिंग के
केस की स्टडी करने के लिए उसकी फाइल लेने पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पुलिस वाले हो गुइपिंग की फाइल देने से मना कर देते हैं। तो जियांग इस केस को रीओपन करने की पिटीशन डालने के लिए हो गुइपिंग के टाउन में जाता है, जहां वो हो गुइपिंग के रिलेटिव से उन पेपर्स पर साइन लेता है जिससे वो पिटीशन डाल सके। वहाँ जियांग उससे हो गुइपिंग के बारे में बात करता है तो उसका रिलेटिव बताता है कि हो गुइपिंग के केस के बाद जब उसके फादर को पता चला तो उनकी सदमे से तभी मौत हो गई और उसकी माँ पागल हो गई, जो आज तक पूरे गांव में दर दर फिरती है। ये कहते हुए वो रोने लग जाता है और गुइपिंग को इंसाफ दिलाने के लिए उससे कहता है। वहाँ से वापस आकर जियांग फिर पुलिस स्टेशन जाता है कि इस केस में पिटीशन डली है और वो लोग इस केस को रीओपन करके दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करें। लेकिन तब भी पुलिस के हेड भी उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। इसके बाद जियांग अपने सीनियर से बात करता है कि ताकि वो उसकी हेल्प करें इस केस को खुलवाने में, लेकिन वो भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि ये केस तभी ओपन हो सकता है जब इसमें कोई नया एविडेंस मिले, तभी वो इस केस को ओपन करवा सकते हैं और इसमें तभी आगे इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। जियांग अब खुद ही एविडेंस ढूंढने के लिए एफर्ट्स करना स्टार्ट कर देता है। वो सबसे पहले उस डॉक्टर से मिलता है जिसने हो गुइपिंग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। उस डॉक्टर का नाम चैन होता है। जियांग डॉक्टर चैन से पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने में कामयाब हो जाता है और डॉक्टर चैन उसे बताते हैं कि उसने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें बताया था कि हो गुइपिंग की मौत डूबने से नहीं हुई थी। लेकिन जियांग उन्हें बताता है कि पुलिस ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाई है उसमें बताया गया है कि हो गुइपिंग की मौत डूबने से हुई थी। लेकिन डॉक्टर चैन कन्फर्मली इस बात को कबूल करते हैं कि उसने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई जिसमें ये कहा गया हो कि हो गुइपिंग की मौत डूबने से हुई थी। अब जियांग का शक यकीन में बदलने लगा था। अब जियांग को ये लगने लगा था कि कोई नहीं चाहता कि इस केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हो और सच्चाई सबके सामने आ सके। इस केस के बारे में और जानने के लिए जियांग उस गांव में जाता है जहां हो गुइपिंग वॉलंटरी टीचर की जॉब किया करता था, जहां वो मिस्टर मा से हो गुइपिंग के बारे में मालूम करता है। वो उसी के कलीग थे। वो बताते हैं कि हो गुइपिंग बहुत अच्छा टीचर था और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान भी था और उसने उन लड़कियों की बहुत मदद की थी जो मजबूरी की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रही थीं और मिल में काम करने लगी थीं। हो गुइपिंग उन्हें दोबारा से पढ़ने के लिए राज़ी करता है और उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, जिससे वो अपनी काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी रेगुलर कर सकें। मिस्टर मा आगे बताते हैं कि एक दिन हो गुइपिंग अपनी एक स्टूडेंट मिशियांग के साथ स्कूल ख़त्म होने के बाद जा रहा था कि तभी एक लड़का उनके सामने आता है और मिशियांग को उसके साथ चलने के लिए कहता है और वो खुद को मिशियांग का कज़न बताता है, लेकिन वो जाने से मना कर देती है। लेकिन हो गुइपिंग के कहने पर वो उसके साथ चली जाती है। अगले दिन हो गुइपिंग को पता चलता है मिशियांग ने जहर खा लिया है और वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां उसकी डेथ हो जाती है। उसे अपने और स्टूडेंट से पता चलता है कि वो लड़का जिसके येलो हेयर हैं और उसका नाम जुन है, वो अच्छा लड़का नहीं है। वो अक्सर लड़कियों का पीछा किया करता था और उन्हें लगातार परेशान करता रहता था। ये सब सुनने के बाद हो गुइपिंग बहुत परेशान हो जाता है और मिशियांग की रखी हुई नोटबुक्स को खोलकर देखता है, जिसमें एक नोट लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि वही येलो हेयर वाला लड़का उसका पीछा मील में भी कर रहा था और वो यहाँ भी उसका पीछा करता है और वो उसे अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने के लिए धमका रहा है और लगातार उसका पीछा किए जा रहा है और उसने गे ली को भी बहुत परेशान किया है, लेकिन अब वो कहीं छुप गई है। इसके बाद हो गुइपिंग को ये भी पता चलता है कि मिशियांग के साथ ज़बरदस्ती की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो जाता है। ये सब बातें जानने के बाद हो गुइपिंग उस लड़के जुन के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देता है।
इसके बाद माँ जियांग को बताते हैं। उन्हें सुनकर ये बहुत धक्का लगा कि उनकी एक स्टूडेंट ने हो गुइपिंग के खिलाफ रेप की कंप्लेंट लिखवाई थी और उसके बाद हो गुइपिंग के सुसाइड के बारे में उन्हें पता चला। जियांग इस केस की हकीकत का पता लगाने के लिए डिंग चुनमेई से मिलता है। वो वही लड़की होती है जिसने रेप की रिपोर्ट लिखवाई होती है। जियांग उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बात करने से मना कर देती है क्योंकि जियांग को पूरा यकीन था कि वो कुछ छुपा रही है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो दोबारा उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस विलेज में जाता है, लेकिन इस बार उसके साथ पुलिस ऑफिसर मिस्टर जू वेई भी होते हैं जो डॉक्टर चेन के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और जियांग की हेल्प करने के लिए उसके साथ उस विलेज में जाते हैं। मिस्टर जू वेई डिंग चुनमेई से काफ़ी स्ट्रिक्टली मालूम करते हैं तो वो कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ जुन पहुँच जाता है और वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। अब स्टोरी प्रेजेंट सिनेरियो में आती है और रिपोर्टर जैंग कैप्टन यान के पास एक और एनवेलप लेके जाती है जिसमें एक फटा हुआ फोटो और एक लेटर होता है। उसमें भी उस फोटो को पब्लिश कराने की बात कही गई होती है। कैप्टन यान उसे भी पब्लिश कराने के लिए कह देता है। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान ही उन्हें पता चलता है कि लीजिंग जो अब जैंग चाओ की वाइफ है वो हो गुइपिंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। कैप्टन रेन और कैप्टन यांग उससे बात करने के लिए उसकी बुक शॉप में जाते हैं जहां वो बताती है कि वो कॉलेज टाइम से ही साथ थे और वीकेंड पर वो हो गुइपिंग से मिलने मियाँ गांव जाया करती थी जहां वो वॉलंटरी टीचिंग की जॉब किया करता था। वो उसे अपनी स्टूडेंट मिशियांग के केस के बारे में बताता है और वो मिशियांग के साथ हुई ज्यादती को लेकर बहुत दुखी भी था और चाहता था कि मिशियांग को इंसाफ मिले। लीजिंग आगे बताती है कि लेकिन वहाँ पर मिशियांग के केस को सीरियसली नहीं लिया गया और जुन जेल से जल्दी ही छूट गया और वो हो गुइपिंग के पास आता है और उससे मारपीट करता है, यहाँ तक कि वो लीजिंग से भी बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच मिस्टर मा वहाँ आ जाते हैं और वो उसे वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन वो हो गुइपिंग को जान से मारने की धमकी देकर जाता है। जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, रोज़ इसमें नए मोड़ आ रहे थे। इसी बीच उन्हें तीसरी बार भी वैसे ही एनवलप मिल, लेकिन इस बार वो फोटो को पब्लिश नहीं करा पाते क्योंकि उनके न्यूज़पेपर के खिलाफ फॉल्स रिपोर्टिंग की कंप्लेंट की गई होती है। इसके बाद शहर में 2 ब्लास्ट होते हैं और कॉर्न ग्रुप की बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है वो तहस नहस हो जाती है। इन ब्लास्ट के बाद कैप्टन यांग के ऊपर उसके सीनियर्स का दबाव और बढ़ जाता है कि वो जल्द से जल्द इस केस में कोई क्लू हासिल करे और असली मर्डर का पता चल सके और ब्लास्ट करने वाले आदमी का जल्द से जल्द पता चल सके, क्योंकि इस बार तो नुकसान एक बिल्डिंग का हुआ है, अगली बार ये नुकसान लोगों की जान का भी हो सकता है। इसी के साथ इस ड्रामे के पार्ट 1 की समरी ख़त्म होती है। आई होप कि इस ड्रामे की समरी आपको पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस ड्रामे के बाकी पार्ट की समरी देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।